तो अभी जो है अपना पोर्तुगीज आ गए हैं, और पोर्तुगीज आने के बाद में यूरोपियन लोगों को ये समझ गया कि भैया भारत में जो है पैसा बहुत है, और भारत तो सभी लोग आना चाहते थे। अरेबियंस भी आ गए और यूरोपियंस भी आ गए। यूरोपियन कहां से आए? वो लोग अपना अपना ढूंढते ढूंढते आ गए। जैसे अपन ने पिछले लेसन में देखा था पोर्तुगीज कैसे आए। वास्को दी गामा आया 1498 में, वो निकला वगैरह पहुंचे, और अब्दुल माजिद उसका वो पायलट वायलट था जो उसके साथ नाव में आया। उनका स्ट्रगल अपन ने देखा। लेकिन सिर्फ पोर्तुगीज आएंगे अपने पास में? नहीं, पोर्तुगीज के बाद में भी कुछ लोग अपने यहां पे आए, और वो जो आए हु आर दे? अंग्रेज तो आए चाहे, पोर्तुगीज के बाद में आए डच। तो अपना लेसन नंबर 2 जो है दैट इज एक्चुअली ऑन द डच। तो डच जिस समय पे आए तो ये लोग निकले 1594। दो चीजें यहां पे हुई। इन लोगों को क्या समझा? इन लोगों को यह पता चल गया था कि बोले भैया ऐसा है, पोर्तुगीज लोगों ने अपनी मोनोपोली स्टार्टअप कर दिए बोले, और पोर्तुगीज लोगों की मोनोपोली स्टार्ट होने की वजह से, जस्ट बिकॉज देयर वाज अ मोनोपोली ऑफ पोर्तुगीज, इन लोगों को भी लगा कि अपना भी वर्चस्व बनाना पड़ेगा। और पोर्तुगीज बदमाश क्या बहुत करते थे। अब क्या हुआ? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अब क्या हुआ कि जैसे सपोज करो ये तुम्हारा यूरोप है, ठीक है? मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं, लेकिन ध्यान से देखना। जैसे सपोज करो ये तुम्हारा यूरोप है, ठीक है? ये यूरोप होने के बाद में अगर ये तुम्हारा अफ्रीका है, ठीक है, और यहां पे नीचे में आता है तुम्हारा केप ऑफ गुड होप, और ये तुम्हारा इंडिया है, मतलब इंडिया थोड़ा ऊपर यहां से लेंगे, ये सब तुम्हारा इंडिया है, ऐसा है ना? अब होता क्या था, ये लोग जो थे यूरोपियंस, पोर्तुगीज यहां से ऐसे निकला, दे रीच द केप ऑफ गुड होप यहां पे, और यहां से ऐसा ये लोग यहां आए। कहां पे? कैलिकट, यानी कि केरला के पास में नीचे। एंड यहां पे रीच करने के बाद में ये जो रूटवे था, ये रूटवे इनकी मोनोपोली बन गई। बोले यहां से हम किसी को जाने नहीं देंगे। लेकिन पहुंचना तो था। तो डच ने भी अपना रास्ता निकाला एंड डच रीच्ड। और वो कहां गए? वो डायरेक्टली यहां नहीं आए। इस साइड में अगर तुम जैसे देखोगे तो ये वाले सेक्शन में तुमको इंडोनेशिया मिलेगा। वो कहां गए? वो गए इंडोनेशिया। Why they went to इंडोनेशिया? क्योंकि स्पाइसेस सिर्फ इंडिया के पास में नहीं थी, स्पाइसेस इंडोनेशिया के पास में भी थी। और when they went to the इंडोनेशिया, you won't believe it, तकरीबन 800 टन पेपर और 200 टन क्लोव्स वहां से लेके गए थे। 800 टन पेपर यानी क्या होता? कितना होता? 1 टन यानी 1000 किलो, 1000 इंटू 800 करो। इतना सारा पेपर और क्लोव लेके गए। बहुत सारे अमाउंट में सिनेमम और नटमेग भी लेके गए। अब पेपर जो रहता है, जिसको ब्लैक पेपर बोलते हो तुम लोग, ब्लैक पेपर को यूरोपियन मार्केट में वो लोग ब्लैक गोल्ड बोलते थे। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, उसको क्या बोलते थे? ब्लैक गोल्ड। सो इसकी वजह से क्या हुआ, इनकी जो कंपनी थी डच लोगों की, जिसका नाम था वीओसी, बता था वीओसी का फुल फॉर्म, वो भलता फुल फॉर्म है। तो इन्होंने क्या किया, जस्ट बिकॉज इनके इतने सारे पैसे जमा हो गए, मतलब इतने सारे इन्होंने ये किया, दे मेड 400% ऑफ प्रॉफिट। और ऐसा समझना, ये कंपनी उस समय की अमेजॉन थी, अमेजॉन या एप्पल, जो तेरे को सबसे बड़ी कंपनी दिख रही है, इतनी प्रॉफिटेबल कंपनी हो गई थी। 400% का प्रॉफिट किसको बोलते? मतलब तू 1 करोड़ पे 400 करोड़ रुपए कमा रहा है, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, 4 करोड़ रुपए तेरे पास घूम के वापस आ रहे। इट वॉज दैट प्रॉफिटेबल। नहीं, इन्होंने अलग से कंपनी बनाई थी डच की। तो 1594 में ये लोग निकले, इंडोनेशिया पहुंचे, और उसके बाद में 1602 में इन्होंने एक कंपनी एस्टैब्लिश की। ये अभी तक कहां चल रहा है? इंडोनेशिया में चल रहा है। फिर इन्होंने 1602 में ईस्ट इंडिया कंपनी, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी इन्होंने एस्टैब्लिश की। और इसको राजा ने भी पैट्रोनाइज कर दिया, दे दिया, टैग दे दिया। बोले जाओ तुम जाके करो, तमाशे वहां से जो करना है करो। और इसको क्या क्या अधिकार था? इसको अपना फोर्ट्स बनाने का अधिकार दे दिया कि भैया जहां जहां पे तुम ये करोगे,
इसको वॉर वेज करने का अधिकार दे दिया, इसके अंडर में ज्यूरिडिक्शन आ गया एक तरह से, है ना। इसको अपने फॉर्म बनाने का अधिकार मिल गया कि जिस जिस लैंड में तुम जाओगे, जहां जहां तुम बवाल करोगे, जहां जहां तमाशे करोगे, वहां वहां पे तुम तमाशखोर बना कर सकते हो अपने हिसाब से। और इसी के अंडर में इन्होंने क्या किया, एक वीओसी करके कंपनी स्टार्टअप कर दी। और वीओसी क्या थी? वीओसी का नाम था विरिनिज ऑस्टिनिज दे कॉम्पोनेंट। विरिनिज ऑस्टिनिज दे कंपनी, ये तेरे स्पेक्ट्रम में है नाम, वहां से एक बार देख लेना, मेरी स्पेलिंग गलत हो सकती है। विरिनिज ऑस्टिनिज दे कंपनी, वीओसी भी लिखेगा तब भी हो जाएगा तेरा काम। तो ये जो विरिनिज ऑस्टिनिज दो कंपनी थी, ये उस समय की पहली शेयर कंपनी थी दुनिया की, बोल सकता हूं ये दुनिया की पहली शेयर कंपनी थी। अभी तक क्या होता था, सपोज एक शिप है, उस एक शिप को एक आदमी ओन करता था, सही है। अगर वो निकले और शिप डूब गई तो, जहाज डूब गई तो 100% लॉस। और उस समय पे क्या होता था, वॉयज बहुत बड़े बड़े रहते थे, तो भवंडर में एक मतलब साल में अगर 10 नाव निकल रही, 10 में से 3-4 नाव तो डूबेंगी, 2-3 नाव तो पक्का डूबेगी। तो एक नाव डूबने से एक ही आदमी को ये होता था। अब इन्होंने क्या बोला, वीओसी के अंडर में इन्होंने क्या बोला, अपन ऐसा करेंगे, बोले अगर 100 नाव है, क्या बोल रहा हूं मैं, 100 नाव है, और अगर 10 लोग हैं, ठीक है, तो या फिर सपोज करो एक नाव है, ठीक है। इसका बोलना क्या था, एक नाव जो है, तो ये एक नाव 10 लोग मिलकर ओन करेंगे। मतलब अगर एक नाव डूब भी जाती है, तो जहां पे पहले एक आदमी एक नाव खरीदने के 100 रुपए दे रहा था, अब वो एक नाव के लिए 10 रुपए दे रहा है, तो उसका प्रॉफिट, उसका नुकसान कम होगा ना। तो 100 में से अगर 10 नाव डूब भी गई, और नाव में भी शेयर डालेगा, तो ऐसा एक आदमी के शेयर 10 नाव में रहते थे। तो ये उस समय की पहली कंपनी थी, एंड दैट्स व्हाई इट वाज मेकिंग एक्सट्रीम प्रॉफिट्स। और 1605 में ये लोग 1602 में इंडिया पहुंच चुके थे। इन्होंने 1605 में, ये लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, 1605 में इन्होंने मासूलीपट्टनम, एक्चुअली इसका नाम मछलीपट्टनम है, ये लोग मासूलीपट्टनम बोलते। इन्होंने मासूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में अपनी पहली डच फैक्ट्री खोली, समझे। डच फैक्ट्री पहली कहां खोली, मासूलीपट्टनम में। और 1609 आते आते सूरत में भी खोल डाली, ठीक है। उसके बाद में पुलिकत में भी खोल डाली। और एक बात ध्यान से समझना, पोर्तुगीज जो थे वो तुम्हारा पूरा का पूरा वेस्टर्न कोस्ट पकड़ के थे। मालाबार भी उन्हीं के अंडर में था, गोवा भी उन्हीं के अंडर में था, अक्वायर कर लिया था उन्होंने गोवा। मतलब समय के साथ थोड़ा 1609 में नहीं किया, थोड़ा टाइम लगा इनके आते आते, 1650 होकर के उधर उधर किया। लेकिन क्या था, यहां पे पोर्तुगीज आने की वजह से ऑलरेडी इनका वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर दबदबा बढ़ चुका था। यह बात जब इनको पता चली, इन्होंने ईस्टर्न कोस्ट पे फोकस करना शुरू किया। जैसे आंध्र प्रदेश है और मासूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में यहां पे कहीं पे आता है वो मासूलीपट्टनम। फिर इधर साइड के पोर्ट पे इन्होंने फोकस करना शुरू कर दिया। बोले तुम यहां का ले लो, हम यहां का ले लेंगे। झगड़े इन्होंने भी थे, झगड़े इनमें भी थे। इन्होंने जब ईस्टर्न कोस्ट अक्वायर करना शुरू कर दिया, नाउ यू टेल मी वन थिंग, इवन इफ यू आर अक्वायरिंग एनी ऑफ द कोस्ट, यू विल डू बिजनेस विद समवन हु इज गिविंग यू प्रॉफिट। अगर मैं तुमसे बोलूं कि चाइना की चीजें मत खरीदो, मैं कितना भी बोलूं तुमको चाइना की चीजें मत खरीदो, इवन इन दिस बोर्ड, इवन इन दिस पेन, और 90% of the things you are using inside your house are China made. What is the reason for that? सस्ता होता है ना? So the thing is, until and unless you are not competing China, you can't utter a word. तुम्हें उतने पैसे बनाने पड़ेंगे, अदरवाइज चाइना नहीं आएगा। मतलब चाइना के कंपटीशन में तुम नहीं उतर सकते। Got my point? So an important point was कि समय के साथ इन लोगों ने इंडियन मार्केट में प्रॉफिट देना शुरू कर दिया, अच्छा खासा। सो दीस पीपल एक्चुअली बिकम थ्रेट टू हुम? दे बिकम थ्रेट टू द पोर्तुगीज। और इसी के चक्कर में इनके झगड़े शुरू हो गए, छोटे मोटे बैटल्स है, इधर उधर मारा जा रहे। अलॉन्ग विद दैट ब्राजील भी डिस्कवर हो गया था।
तो ब्राजील में भी झगड़े चलते थे इनके, डच ब्राजील में भी घुस गया था। अंग्रेज अभी तक ऑलमोस्ट बड़े पैमाने पे नहीं उभर के आया था। स्टार्टिंग में अगर तुम देखोगे तो इंग्लैंड के लोग गरीब थे, इतने अमीर नहीं थे, हम आगे पढ़ेंगे। तो ब्राजील में भी इनके झगड़े चल रहे थे, जम के झगड़े चल रहे थे, मारा मारा रोज के मारा मारा, जम मायाची भेटला जोड़प जोड़प मार मार। तो इस चक्कर में क्या हुआ, ये जो पोर्तुगीज लोग थे इनके झगड़े डायरेक्टली मुगलों के साथ भी थे। अगर तुमने लास्ट चैप्टर में तुमको याद होगा पोर्तुगीज वाले में पढ़ाया था, इनके डायरेक्ट झगड़े मुगलों के साथ भी थे। हाँ, जहांगीर के साथ झगड़ा, शाहजहां के साथ तमाशे करते रहते थे। इसी चक्कर में क्या हुआ, 1659 आते आते डच ने पोर्तुगीज को ऑलमोस्ट एक्सपेल कर दिया था। पोर्तुगीज को ऑलमोस्ट एक्सपेल कर दिया था। और तुम्हारी ये जो मालाबार कोस्ट है, ये वाला मालाबार यानी कि केरला की कोस्ट, इन्होंने पूरी मालाबार कोस्ट कैप्चर कर ली। और डच का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, ये लोग रिलीजियस बेसिस पे कन्वर्जन करने को नहीं देख रहे थे। इनका काम था सिर्फ धंधा करना, हमको क्या लेना देना। और जो कि एक महीने में सही भी था, जो कि एक महीने में सही भी था। उसका रीजन क्या है, उस समय पे जैसे कि इंडिया में मुगल्स थे, कई जगहों पे हिंदू सल्तनतें भी थी। तो उसके वजह से क्या होता था, अगर तुम रिलीजन को छेड़ोगे लोगों को अच्छा नहीं लगता था। पोर्तुगीज ने वही गलती करी, इसी वजह से मुगलों के साथ में उनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ ना, झगड़ा क्यों हुआ मुगलों के साथ में, इसी चक्कर में तो उनका झगड़ा हुआ। तो इस चक्कर में क्या हुआ कि इन्होंने वो चीज नहीं की, लेकिन इनके बहुत झगड़े होते रहते थे। और अभी तक क्या था, पोर्तुगीज पूर्णतः भारत से निकले भी नहीं थे। पोर्तुगीज पूर्णतः निकले नहीं, 1659 में इन्होंने बहुत जगह से एक्सपेल कर दिया, लेकिन पूर्णतः निकले नहीं। और 1663 में इनकी होती है ट्रीटी ऑफ हॉग, वो उधर के साइड में हुई है, हाँ, ब्राजील की साइड में, ठीक है, ट्रीटी ऑफ हॉग, ट्रीटी ऑफ हॉग। और इस ट्रीटी के हिसाब से इन्होंने पीस कर लिया, क्योंकि झगड़े वहां भी चल रहे थे, इन्होंने पीस कर लिया। अब क्या हुआ, इनके पास में समय के साथ में सिर्फ और सिर्फ गोवा बचा पोर्तुगीज लोगों के पास। डच ने अपने पंख फैलाना अच्छे खासे शुरू कर दिए थे। 1663 आते आते इन्होंने नई फैक्ट्री खोली, ठीक है, 1663 आते आते इन्होंने नई फैक्ट्री खोली, और फैक्ट्री कहां खोली, कोच्चिन में। और 1672 टू 1674, अब 1663 से अच्छा खासा रूल कर रहे थे लोग, अच्छे खासे पैमाने में पैसे कमा रहे थे 60 से लेके 70 तक। लेकिन यहां पे चक्कर यह हुआ, कि 1672 में 1672 और 1674 में, 1672 से 1674 यूरोप में झगड़े शुरू हो गए, डच, नेदरलैंड के और इंग्लैंड के। डच यानी कि नेदरलैंड वाले। क्या हो गया, नेदरलैंड वर्सेस एंग्लो वॉर, इनके झगड़े शुरू हो गए। इसमें डच जीते, क्या बोल रहा हूं मैं, इसके अंदर में डच जीते, लेकिन दिक्कत यह हुई, डच जीते तो जीते, एशिया में इनका जो ट्रेड था उसमें इसको बहुत लॉस हुआ, क्योंकि वॉर अपने साथ में बहुत चीजें लेके आता है, तो उधर उनको बहुत ज्यादा लॉस हो गया। समझे कि नहीं समझे, वहां पे इनको अच्छा खासा लॉस हो गया, एशियन ट्रेड इनका बहुत अच्छा खासा सफर हो गया। और 70s के आते आते, अंग्रेज भले ही 1600 में आ चुके थे, लेकिन 60-70 के दशक के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी एग्रेसिवली अपने आप को पुश कर रही थी। समझा क्या, 1710 में इन्होंने क्या किया, जो समुथिरी याद है, केरला का राजा, कैलिकट का, झामोरिन, समुथिरी, जिसका नाम एक्चुअली समुथिरी था, जिसको झामोरिन बोला था उन लोगों ने। तो 1710 में इन्होंने इनको ऑफर किया, डच लोगों ने, कि हम लोग जो है बोले मालाबार पोस्ट पे एक नंबर धंधा करेंगे, बोले एक नंबर A1,
तुम्हारा सिर्फ काम इतना है बोले कि सबको हकाल दो यार। उसको भी लगा यार A1 धंधा कर रहे क्योंकि प्रॉफिटेबल कंपनी थी ये, अमीर थी, पोर्तुगीज से और इंग्लैंड वालों से तो बहुत अमीर थी, तो इसको लगा कि कर देंगे। लेकिन 1715 आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, इंग्लैंड वालों ने 1715 में इनको बोला हम तुमको और एक अच्छा ऑफर देंगे। बोले जितना ये लोग धंधा कर रहे उतना धंधा तो हम भी करके देंगे, प्लस हम लोग बाकी लोगों को भी अलाउ करेंगे। इन्होंने क्या बोला था, सिर्फ हम करेंगे। एक्सक्लूसिवली कौन करेगा, इन्होंने बोला कि एक्सक्लूसिवली हम करेंगे। बोले ये लोग एक्सक्लूसिव नहीं बोले, तुम भी करो, दूसरों को भी करने देंगे और साथ ही साथ इन तुमको फायदा भी करके देंगे। बोले ठीक है यार। 1715 में इनकी बहुत कम हो गई। अब क्या हुआ, 1715 आते आते इन लोगों को समझ गया था, 1715 में इनको जब ये हुआ तो आफ्टर 1715 इनका मूड उतर गया इंडिया से। बोले मेरे को नहीं करना, बोले इधर धंधा है, साले बदमाश है, बोले सबके सब बदमाशों में रहना नहीं, बोले। सो दे इवेंचुअली स्केल डाउन देयर बिजनेस। नहीं स्केल डाउन, कम कर दिया धीरे धीरे। 1741 आते आते, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी पावर बढ़ा रहा था, 1741 आते आते त्रावणकोर, ठीक है, त्रावणकोर है ना आज का त्रिवेंद्रम, उधर के साइड का त्रावणकोर का जो राजा था मार्तंड वर्मा, इसका नाम सुना होगा, हाँ वर्मा, मार्तंड वर्मा जो था इसके साथ में इनकी झोंक गई। हाँ नहीं, डच लोगों की, और मार्तंड वर्मा ने इनको हराया, और जैसे ही लोग हारे मोस्ट ऑफ द पावर इन लोगों का साउथ में निकल गया, लॉस हुआ ना, दे लॉस द सदर्न पार्ट, गॉट इट, दे लॉस द सदर्न पार्ट। अब 1757 ध्यान से समझना, बाद में इसको अच्छे से कवर करूंगा। 1757 के पहले बैटल ऑफ प्लासी हुई, 1757 की, और नवाब कौन बना, मीर कासिम हारा और मीर जाफर बना था। कौन बना, मीर जाफर गद्दी पे आया, अपन आगे पढ़ेंगे इसको अच्छे से। मीर जाफर गद्दी पे आया, लेकिन मीर जाफर की इच्छा थी कि ये लोग अंग्रेजों को हराए, क्योंकि उसको, मीर जाफर भी अच्छा ही था, उसको अच्छा इन द सेंस कॉम्पिटेंट था वो, उसको नहीं चाहिए था कि बीच बीच में कोई करे। उस चक्कर में ये हुआ कि मीर जाफर ने 1759 में, 1757 में जब तुम्हारा बैटल ऑफ प्लासी हुआ, उसके बाद में मीर जाफर ने 1757 में इन लोगों को इनविटेशन दिया कि आप लोग आओ और ईस्ट इंडिया कंपनी को मजा चखाओ, बोले डच वालों को। और वो लोग आए 1759 में, वो लोग आए, ठीक है, और वहां पे हुई बैटल ऑफ चीनसूरा, वेयर डच वॉज डिफीटेड। और 1780 से 1784 डच और 1780 से 1784 के बीच में इनका फोर्थ एंग्लो डच वॉर हुआ, ठीक है, 1780 से 1784 तक इनका एंग्लो डच वॉर हुआ। और 1799 में इंडिया बोल रहा हूं मैं, इन्होंने अपनी कंपनी डिसॉल्व कर दी, जो कुछ भी था बेच बाच के निकल गए, ठीक है। 1800 में 1800 में एग्जिट, 1800 में डच का एग्जिट हो गया, और जितनी भी कंपनियां थी इनकी, मोस्ट ऑफ द कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड वालों ने अक्वायर कर ली। यहां तक समझा, अच्छे समझा, ठीक है। अब आगे देखना, 1800 में इनका एग्जिट हुआ। अब पढ़ेंगे हम लोग सबसे बदमाश, जिनके ऊपर तुम्हारी पूरी आगे की हिस्ट्री है। कौन, अंग्रेज। यहां से शुरू होता है तुम्हारा लेसन 3।